A very good afternoon and Jai Hind. Welcome everyone to the classes of Religion of Company Law. आज हम अपनी यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं आज की वीडियो में. इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपके साथ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को कंप्लीट कर लिया था. तो यूनिट 3 ऑफ कंपनी लॉ हैज कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी डायरेक्टर्स. आज हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे कि कंपनी मैनेजमेंट क्या होता है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होते हैं, क्या होती है उनकी क्वालिफिकेशन, कंपनी मीटिंग्स की क्या रिक्विजिट्स है. ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी और यूनिट 1 एंड 2 को कंप्लीट भी कर लिया होगा. So let's start with the unit 3 of company law with today's video. Chapter 11 कंपनी मैनेजमेंट डायरेक्टर्स. अब भाई आज हम बात करने वाले हैं कि कंपनी मैनेज कैसे होती है. तो सबसे पहली बात कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन. अगर आपको नहीं पता कि कंपनी क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो से जान सकते हैं. ठीक है. तो भाई कंपनी मैनेजमेंट के लिए ही डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है. क्यों? क्योंकि कंपनी होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन जो कि खुद से खुद के अफेयर्स को, खुद के ऑपरेशंस को, खुद के काम को नहीं कर सकती. एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक ओरिजिनल पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है who acts on behalf of the company, और वो पर्सन को हम कहते हैं डायरेक्टर, जो कंपनी के बिहाफ पे कंपनी के लिए काम करता है. The term director is defined under section 2 subsection 34 of the Companies Act 2013 as a director appointed to the board of company, where board of directors or board in relation to a company refers to the collective body of the firm's director. According to chapter 11 section 149 of Companies Act 2013, every company must have a board of directors, the composition of which should be as follows. यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 इस बात को अनिवार्य करता है कि हर एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जरूर से होना चाहिए. अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की एक्टिविटीज को, ऑपरेशंस को चलाते हैं. ठीक है. पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं. ऑल्सो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स must be independent, whereas in a private company कम से कम 2 डायरेक्टर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट किया जा सकता है. whereas 1 पर्सन कंपनी में भी कम से कम 1 डायरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम ये भी 15 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है. तो भाई डायरेक्टर्स का काम आपको समझ आ गया कि ये कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के लिए, कंपनी के काम को, कंपनी की एक्टिविटीज को संभालते हैं. ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अब भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहला, फॉर्मुलेटिंग द कंपनीज स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड पॉलिसीज. कंपनी के क्या टेम्परेरी गोल्स होंगे, क्या पॉलिसीज होंगी जो कंपनी को कंपनी के फाइनल गोल तक लेके जाएगी. उन गोल्स को फ्रेम करने की जिम्मेदारी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की. ट्रैकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स अटेनिंग द गोल्स एंड पॉलिसीज. यानी कंपनी की जो एक्टिविटीज है क्या वो प्लान तरीके से चल रही है या नहीं, इस बात को भी एनालाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है. ठीक है. थर्ड, designating the senior management, accounting for the company's actions to appropriate party such as shareholders. यानी कि सीनियर मैनेजमेंट को अपॉइंट करना, कंपनी के वेरियस जो मैनेजर्स हैं उन्हें अपॉइंट करना, कंपनी की जो भी पॉलिसीज है उन्हें फॉर्मुलेट करना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना, कंपनी का काम कैसा चल रहा है इस बात को एनालाइज करना एंड एट द सेम टाइम जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करना हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है. ठीक है. अब भाई किसी को अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और अथॉरिटी ना दें तो क्या वो काम हो सकता है? भाई बिजनेस मैनेजमेंट में हम सब ने पढ़ा है नहीं. तो सेम इज द केस विद कंपनी लॉ. अब भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कुछ पावर्स भी इंपॉर्टेंट है कि उनके पास होगी. तो क्या पावर्स है जो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास हो सकती है? दोज आर
However, the act requires a resolution at a general meeting to specify this sort of power. The following decisions should be taken by the directors, but generally also require shareholder approval through a resolution. ठीक है, यानी कि ये काम, ये जो भी डिसीजन है आपके डायरेक्टर्स लेंगे, लेकिन विद द परमिशन ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो क्या डिसीजन है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स के हाथों में है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लोन टू द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को लोन देना है, नहीं देना है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर मोर देन 2 years। डायरेक्टर के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखना। सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इन विच द डायरेक्टर्स हैव अ पर्सनल स्टेक या फिर पर्सनल इंटरेस्ट। द इशुएंस ऑफ द शेयर्स। द डायरेक्टर्स आर ग्रांटेड द अबव मेंशन्ड पावर्स कलेक्टिवली, यानी सहायक रूप से साथ मिलके, किसके साथ मिलके? शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स मिलके ये सारी डिसीजंस को लेंगे। अब टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स को अगर हम देखें तो हमारे पास कई सारे टाइप्स के डायरेक्टर्स हैं, तो हमने एक एक करके डिस्कस करें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द रेसिडेंशियल डायरेक्टर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 subsection 3 of the Companies Act 2013, every company must have one director who has spent at least 182 days in India in the previous calendar year। रेसिडेंशियल डायरेक्टर से ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी का रेसिडेंट है। रेसिडेंशियल डायरेक्टर से ये मतलब है कि वो डायरेक्टर जो हमारी कंट्री का, इंडिया का रेसिडेंट है, यानी कि इसमें भी एनआरआईज नहीं आ सकते। सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी के जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स है, वही इस केस में हमारे डायरेक्टर बन सकते हैं। एक बात और, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रेसिडेंशियल डायरेक्टर्स वो हैं जिन्होंने कम से कम 182 डेज को इंडिया में बिताया हो, वहां पे रहा हो। और आपने याद रखना है, रेसिडेंशियल डायरेक्टर यानी वन डायरेक्टर विच हैज बीन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज द सेकेंड कैटेगरी। Wait a second. According to section 149, subsection 6, an independent director with reference to a company is one who is not a managing director, whole-time director or nominee director. Companies that must appoint an independent director are mentioned in Rule 4 of the Companies Appointment and Qualification of Director Rules 2014. The following companies must nominate at least 2 independent directors. सारी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी जरूरत नहीं है। जिन कंपनीज को ऐसा हमारी कंपनीज एक्ट 2013 ने स्पेसिफाई किया है, वो कंपनीज कुछ इस प्रकार की है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पब्लिक कंपनी विथ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर। जिस भी पब्लिक कंपनी यानी लिमिटेड कंपनी का इतना टर्नओवर है, उसे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर कम से कम 100 करोड़ है या उससे भी ज्यादा है, उसे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, पब्लिक कंपनीज हैविंग टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर एंड डिपॉजिट ऑफ ₹50 crores और मोर। कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जो इतने सारे डेट के साथ है, यानी जिसके ऊपर कम से कम 50 करोड़ का डेट है, उसे भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर कितना होता है? तो भाई 5 साल। 5 साल का टेन्योर होता है आपके एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड दिस रिक्वायर हिज रीअपॉइंटमेंट इन दी बोर्ड्स रिपोर्ट। आप एक डायरेक्टर को 5 साल के बाद दोबारा से भी अपॉइंट कर सकते हैं विद पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। अब मैम स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है ना? तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। ऑल्दो स्पेशल रेजोल्यूशन जहां पे आपके शेयर होल्डर्स में से 75% शेयर होल्डर्स ने फेवर में वोटिंग दी, तो वो हो जाता है आपका स्पेशल रेजोल्यूशन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। अब भाई इनके रेम्यूनरेशन पे भी कुछ स्केलिंग है, वो क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 9 ऑफ द एक्ट,
an independent director is not eligible for stock options, they may, however, be remunerated in the form of a fee as per section 197, subsection 5 of the Act. The sitting fees for board of directors and other committee meetings must not exceed 1 lakh per meeting. मैक्सिमम आप 1 लाख पे कर सकते हैं एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पर सीटिंग, ठीक है। किसी भी मीटिंग में अपीयर होने का उसे 1 लाख से ऊपर का रिम्यूनरेशन आप नहीं दे सकते हैं, और कोई सारी कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। द कंपनीज आई हैव डिस्कस्ड अबव, these companies are under the requisition to appoint a independent director. समझ में आ गया। Next we are having small shareholders director. A single director can be appointed by small shareholders in a listed company. However, this action requires an appropriate procedure such as issuing notice to at least 1000 shareholders or 1/10 of the total shareholders. ठीक है, यानी कि जो हमारे मिनिमम शेयर होल्डर्स होते हैं, मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स का एक डायरेक्टर होता है, उसी प्रकार से जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो भी अपने एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत कोई भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर का जो क्लास है वो भी अपने एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, ठीक है। अब मैम स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? मान लीजिए किसी भी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स है 70%, तो वो हो गए मेजॉरिटी में। अब जो कम बचे यानी 30% बचे, दोज आर योर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो भाई ये माइनॉरिटी क्लास भी अपने एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है अंडर कंपनीज एक्ट 2003, ठीक है। विमेन डायरेक्टर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1A second provision, certain kinds of corporations must have at least one female director in their board. Such companies include any listed company and any public company having paid up capital of at least rupees 100 crore or more, or second turnover of rupees 300 crore or more. यानी वुमेन डायरेक्टर को भी सारी कंपनीज को अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही कंपनीज जो इन कंडीशंस में फॉल करेंगी, जिनका या तो पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर जिनका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, सिर्फ वही इस रिक्वायरमेंट के अंदर है कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक फीमेल डायरेक्टर भी होगी, ठीक है। अब एडिशनल डायरेक्टर्स की तरफ हम मूव करते हैं। तो एडिशनल डायरेक्टर्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 ऑफ द 2013 एक्ट allows a company to designate an individual as an additional director. अब ये एडिशनल डायरेक्टर क्या होते हैं? जब कंपनी में जो कंपनी के नॉर्मल डायरेक्टर्स हैं वो नहीं प्रेजेंट हो पाते, किसी वजह से वो नहीं है अवेलेबल, तो उन केसेस में उनकी जगह पे जो डायरेक्टर काम करेगा दैट इज नोन एज एडिशनल डायरेक्टर। और जब आपका जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो वापस से प्रेजेंट हो जाएगा तो ये एडिशनल डायरेक्टर्स का टेन्योर वहीं पे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161 subsection 2, a company may appoint an alternate director if the articles of incorporation या फिर articles of association both are same, ठीक है। Grant such authority to the company, or if a resolution is approved, an alternate director is appointed if one of the company director is abroad from India for at least 3 months and his or her absence, the alternate director is appointed. अब टेन्योर क्या होता है? ये ऑल्टरनेट एंड एडिशनल डायरेक्टर्स आर ऑफ सेम कैटेगरी, समझ में आ गया। द टेन्योर ऑफ एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर कैन नॉट बी लॉन्गर देन द टर्म ऑफ द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही हैज बीन अपॉइंटेड। कम से कम जो ओरिजिनल डायरेक्टर है अगर वो 3 महीनों के लिए एब्सेंट है तब आप ऑल्टरनेट या एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, और इनका टेन्योर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम उतना ही हो सकता है जितना कि ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर था।
फॉर एग्जाम्पल जो आपका ओरिजिनल डायरेक्टर था उसका कंपनी में टेन्योर यानी जितनी ड्यूरेशन के लिए वो कंपनी में काम कर सकता है वो 2 साल था, तो इस एडिशनल डायरेक्टर या फिर ऑल्टरनेट डायरेक्टर का भी टेन्योर सिर्फ और सिर्फ 2 ही साल होगा। Furthermore, he will be required to vacate the post if and when the original directors return to India. यानी कि मान लीजिए इन्होंने 2 महीने काम किया आपके ऑल्टरनेट डायरेक्टर से, तीसरे महीने में अगर आपके ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ जाते हैं अपनी पोस्ट पे, तो उन केसेस में ऑल्टरनेट डायरेक्टर को वहां से हटना होगा। ठीक है, एनी चेंजेस टू द टर्म ऑफ ऑफिस मेड ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर विल ओनली अफेक्ट द ओरिजिनल डायरेक्टर एंड नॉट द ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है, यानी कि ये एज एन एजेंट काम कर रहे थे ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह पे, तो जो भी काम आपका ऑल्टरनेट डायरेक्टर करेगा वो सब कुछ ओरिजिनल डायरेक्टर को अफेक्ट करेगा। ठीक है, शैडो डायरेक्टर, शैडो डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो खुद सामने नहीं आते लेकिन उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर कंपनी का मैनेजमेंट चलता है। ठीक है, यानी कि वो आपको सामने से नहीं दिख रहे लेकिन पीछे से सारे काम वही चला रहे होते हैं। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, a person who is not appointed to the board but whose instruction the board is accustomed to act is responsible as a director of the company unless he or she is offering advice in his or her professional role। यानी वो प्रोफेशनल रोल में भी नहीं है फिर भी उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हमारी कंपनी का मैनेजमेंट काम कर रहा है, दोज आर नोन एज योर शैडो डायरेक्टर। ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर्स, अब नॉमिनी डायरेक्टर्स कौन होते हैं? दे कैन बी नॉमिनेटेड बाय सर्टेन शेयर होल्डर्स, थर्ड पार्टीज वाया कॉन्ट्रैक्ट्स, lending public financial institutions or banks or the central government in case of tyranny or mismanagement। जब कंपनी में कई बारी मिसमैनेजमेंट होता है तो गवर्नमेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है एक कंपनी में एंड दोस डायरेक्टर्स आर नोन एज योर नॉमिनी या फिर नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, अब गवर्नमेंट को अगर उसके ऊपर ऐसा डाउट है कि वो कंपनी कुछ फ्रॉड में इन्वॉल्व है या फिर वो एनिमीज के साथ डीलिंग कर रही है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कई बारी अपनी तरफ से डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है एंड द डायरेक्टर्स हु अपॉइंटेड इज कॉल्ड एज नॉमिनी या फिर नॉमिनेटेड डायरेक्टर। समझ में आया? नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब भाई ये भी बहुत ही ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डाउटफुल होते हैं लोग कि मैम एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं। तो सबसे पहली बात, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कैन बी ईदर अ होल टाइम डायरेक्टर, one who devotes his whole working hours to the company and has a significant personal interest in the company as his source of income, or a managing director that is one who is employed by the company as such and has substantial power of management over the affairs of the company subject to the superintendent's direction and control of board, whereas a non-executive director on the other hand is a director who is neither a full-time director nor a managing director। आपने याद रखना है जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं दोज आर आल्सो नोन एज मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं, कंपनी की ऑपरेशंस, कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, संभालते हैं। वेयरएज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उनका कंपनी के मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है एंड दोज आर नॉट नोन एज योर मैनेजिंग डायरेक्टर। समझ में आया? ये बस जैसे कि आपके ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स हो गए, आपके नॉमिनी डायरेक्टर्स हो गए, आर अ पार्ट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। वेयरएज जो आपके रेसिडेंशियल डायरेक्टर्स हैं, वुमेन डायरेक्टर्स हैं जो होल टाइम पूरे टाइम आपकी कंपनी को संभालती है, जो एक फुल एम्प्लॉयड है, दोज आर नोन एज योर एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ड्यूटीज ऑफ कंपनीज डायरेक्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब कई सारी ड्यूटीज है जो आपके डायरेक्टर्स को फुलफिल करनी पड़ती हैं, विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 166। डायरेक्टर की ड्यूटीज एंड डायरेक्टर की लायबिलिटीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर कंपनी मैनेजमेंट। प्लीज ट्राई कि आप इसे याद रखें, एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फर्स्ट
क्या ड्यूटी है? अ डायरेक्टर मस्ट फंक्शन इन लाइन विद द कंपनीज AOA, यानी ऑब्वियसली कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ही फॉलो करेगा कौन? आपका डायरेक्टर। अब अगर आपको नहीं पता कि मैम AOA क्या है या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। Second, a director must act in the best interest of the company's stakeholder in good faith and promote the company's objective. आपकी डायरेक्टर की ये भी जिम्मेदारी है कि वो कंपनी के हित में काम करे, ठीक है। Third, a director shall use independent judgment in carrying out his responsibilities with due care, skill and diligence. यानी obviously डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड कैपेसिटी में अपनी पर्सनल इंटेलिजेंस के साथ कंपनी में काम करे। Fourth, a director should constantly be aware of the potential conflicts of interest and endeavor to avoid them in the best interest of the firm. यानी obviously आपके डायरेक्टर के पास इतना माइंडसेट होना चाहिए कि वो आगे के फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स को एनालाइज कर सके और उन्हें अवॉइड कर सके। यानी नॉर्मल सी बात है कि कंपनी में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसे डायरेक्टर को संभालने की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। Before authorizing related to any transaction, the director must verify that appropriate considerations have taken place. यानी obviously सारे transactions सही तरीकों से हो रहे हैं, सारे rules and procedures को follow करते हुए हो रहे हैं, इस बात को इंश्योर करना डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। 6. To ensure that company's vigilance mechanism and users are not prejudicially affected on such use, यानी कि कंपनी का कोई भी जो एम्प्लॉय है, कंपनी की कोई भी जो मैकेनिज्म है, रूल्स एंड पॉलिसीज है, वो किसी प्रकार से इफेक्ट ना हो, इस बात को मेंटेन करेगा कौन? डायरेक्टर। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द सेंसिटिव प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन, कंपनी की जो इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उन सारी चीजों को भी कॉन्फिडेंशियल रखना यानी सीक्रेट रखने की जिम्मेदारी आपके डायरेक्टर की है। अ कंपनीज डायरेक्टर मे नॉट असाइन हिज और हर ऑफिस एंड एनी सच असाइनमेंट शैल बी इनवैलिड, ठीक है। He may not assign in her office. अगर डायरेक्टर अभी तक ऑफिस में असाइन नहीं हुआ है तो वो साथ बिना डायरेक्टर की परमिशन के कोई भी प्रोजेक्ट किया गया विदाउट द ऑथराइजेशन बाय द डायरेक्टर तो वो एक इनवैलिड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर ही काम करता है कंपनी के बिहाफ पर, ठीक है। 9. If a corporate director violates the term of this section, he or she will be fined not less than 1 lakh rupees, but not more than 5 lakh. यानी 1 से 5 लाख तक की फाइन लग सकती है इन केस आपका डायरेक्टर अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से परफॉर्म ना करे, तो फिर he will be or she will be liable for the fine which will be 1 to 5 लाख के बीच की फाइन उसके ऊपर अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो भाई क्वालिफिकेशन क्या है? अब जान लिया कि मैम ड्यूटीज भाई डायरेक्टर्स की ये है, डायरेक्टर्स के ऐसे होंगे, डायरेक्टर के टाइप्स ये हैं, डायरेक्टर ये होते हैं, लेकिन मैम बनेंगे कैसे डायरेक्टर? तो भाई क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर स्टेट करता है सेक्शन 149। आपने याद रखना है कि सेक्शन 149 ही कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ डील करता है। स्टेट्स नो बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन और फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, only an individual can become director of a company who attains the age of majority। याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, यानी कि कोई भी कंपनी, कोई भी पार्टनरशिप फर्म किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकती। सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति ही कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है जो कि मेजॉरिटी की एज का हो, यानी जिसकी एज 18 साल या फिर उससे ज्यादा हो, ठीक है। कोई भी 15-16 साल का इंसान, कोई भी 15-16 साल का व्यक्ति डायरेक्टर नहीं बन सकता। कोई भी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी कंपनी, भले ही प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कुछ हो, वो डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। व्हाट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर? या फिर जनरली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम DIN क्या है। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि डायरेक्टर्स को अलॉट करता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जब वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत
रजिस्टर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सीए जब रजिस्टर हो जाते हैं आईसीआई में तो उनको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति डायरेक्टर बनता है और वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत को रजिस्टर कराता है तो उसे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर आप कह सकते हैं रोल नंबर अपॉइंट होता है, दैट इज योर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक, नेक्स्ट वी हैव डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, यानी कि कौन सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो डायरेक्टर्स नहीं बन सकते, यानी कि एक इंडिविजुअल होने के बाद भी मेरे ऊपर हो सकता है कुछ ऐसे चार्जेस हो जिनकी वजह से मैं डायरेक्टर नहीं बन सकती। तो आपने याद रखना है कि डिस्क्वालिफिकेशन कम्स अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो भाई दो तरीके की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, या तो पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन, आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ हो, आपकी कुछ पर्सनल ऐसी कैपेसिटी हो, फॉर एग्जांपल या तो मैं अनसाउंड माइंड की हूँ या फिर मेरे ऊपर केसेस चल रहे हैं, उन सारे केसेस में मैं एक डायरेक्टर नहीं बन सकती। या फिर कंपनी डिस्क्वालिफिकेशन, यानी हो सकता है मैंने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है या फिर मैंने कोई फ्रॉड किया है, कुछ भी ऐसा जहां पे मैंने कंपनीज एक्ट 2013 को एक्सप्लॉइट किया है, उसे नहीं अप्लाई किया, तो उन केसेस में मैं कंपनी के अंडर में डिस्क्वालीफाई कर दी जाऊंगी। whereas जब मेरी कुछ पर्सनल एबिलिटी लैक कर रही है और मैं डायरेक्टर नहीं बन सकती, दैट कम्स अंडर पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन, बोथ आर अंडर सेक्शन 164, पर्सनल कम्स अंडर सबसेक्शन 1 whereas companies disqualification comes under subsection 2। ठीक है, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा व्यक्ति जिसका माइंड सही तरीके से काम नहीं करता, या फिर मेरे ऊपर अभी तक इंसॉल्वेंसी के चार्जेस चल रहे हैं, मैं अभी तक इंसॉल्वेंट हूँ, या फिर मैं इम्प्रिजनमेंट में हूँ, यानी कि मैं जेल में हूँ कम से कम 6 महीने, यानी कि अभी तक मेरी जेल की जितनी भी टेन्योर्स है वो बची हुई है, इन सारे केसेस में मैं डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकती ड्यू टू माई पर्सनल रीजन। अब कंपनी के क्या रीजन हो सकते हैं, हो सकता है मैंने जो रिक्वायर्ड फॉर्म है उसमें कुछ फाइल ना किया, हो सकता है कि मैंने डिबेंचर्स को रिडीम नहीं किया, डिक्लेयर डिविडेंड्स को पेड नहीं किया, यानी मैंने कंपनी में कुछ ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह से मुझे कंपनीज एक्ट 2013 डिस्क्वालीफाई कर दे, तो आई एम डिस्क्वालीफाइड इन द कंपनीज डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन जब मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं डायरेक्टर नहीं बन सकती, दैट कम्स अंडर पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन, याद रहना चाहिए आप। ठीक है, लीगल पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर, अब कंपनी में डायरेक्टर की क्या क्या पोजीशन हो सकती है, एजेंट। अब भाई एजेंट क्या होता है, जो किसी व्यक्ति के बिहाफ पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूं और अगर मैंने अपनी जगह किसी और को अपॉइंट किया और कहा कि तुम ये चैप्टर पढ़ा दो, ठीक है, तो ही इज एक्टिंग ऑन माई बिहाफ, यानी मेरी जगह पे वो काम कर रहा है, दैट पर्सन विल बी नोन एज एन एजेंट। ठीक है, ट्रस्टी, जिसके साथ आपका कोई ट्रस्ट का रिलेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर एंड पेशेंट का जो रिलेशन है, दीज ऑल आर द रिलेशंस ऑफ ट्रस्टी। ठीक है, अब भाई पेशेंट डॉक्टर के पास क्यों जाता है, बिकॉज ही बिलीव्स कि डॉक्टर अच्छा ट्रीटमेंट उसका करेगा। अब स्टूडेंट्स क्यों टीचर से पढ़ते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि टीचर उन्हें अच्छा पढ़ाएगा, उनके बेटरमेंट के लिए पढ़ाएगा। पेरेंट्स का और उनके चिल्ड्रंस का भी यही रिलेशन है, बिकॉज वी बिलीव कि यस आवर पेरेंट्स आर बेस्ट फॉर अस। तो सेम इज द केस ऑफ डायरेक्टर विद अ कंपनी। तो ये हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि डायरेक्टर कंपनी का ट्रस्टी है, यानी डायरेक्टर हमेशा कंपनी के हित में ही काम करेगा। इन केस डायरेक्टर अपनी इस पोजीशन को सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता तो वो सर्टेन पेनाल्टीज के लिए, सर्टेन चार्जेस के लिए एलिजिबल हो जाएगा, उसके ऊपर कई सारे चार्जेस लगेंगे, उसे कई सारी पनिशमेंट भी मिल सकती है। ठीक है, ऑफिसर्स, ऑब्वियसली डायरेक्टर ऑफिसर्स भी होते हैं और वो कंपनी के ऑफिसर्स को, कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करने का काम करते हैं। डायरेक्टर एक एम्प्लॉय भी होता है, बिकॉज डायरेक्टर इज इंटाइटल्ड फॉर रेम्यूनरेशन, यानी सैलरी। डायरेक्टर को भी तो सैलरी मिलती है, इसीलिए डायरेक्टर एक एम्प्लॉय की भी पोजीशन पे स्टैंड होता है। मैनेजिंग पार्टनर,
मैंने आपको बताया था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो खुद से अपने अफेयर्स को, अपने काम को, अपनी एक्टिविटीज को नहीं कर सकती। एज अ रिजल्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है जो कंपनी के ऑपरेशंस को, कंपनी की वर्किंग को मैनेज करते हैं। इसीलिए डायरेक्टर्स को मैनेजिंग पार्टनर भी कहते हैं, एजेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं। आपने याद रखना है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो होता है प्रिंसिपल, और जो आपके लिए काम कर रहा है दैट विल बी एजेंट। यानी जिसके लिए डायरेक्टर काम करते हैं वो कौन है? कंपनी। कंपनी होगी प्रिंसिपल, सॉरी, एंड वेयर एज जो एजेंट है यानी जो कंपनी के लिए काम कर रहा है दैट विल बी डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर ने सही तरीके से कंपनी के एमओए को, कंपनी के आर्टिकल्स को फॉलो करते हुए काम किया और कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो उस केस में एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बल्कि प्रिंसिपल जिसके लिए काम किया गया ही और शी विल बी लायबल। ठीक है, यानी कंपनी लायबल होगी। लेकिन अगर एक डायरेक्टर ने एजेंट की पोजीशन पे होते हुए जो रूल्स एंड पॉलिसीज थी उन्हें फॉलो नहीं करा तो उन केसेस में डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल हो जाएगा। ठीक है, आपने बस याद रखना है कि डायरेक्टर्स की ये सारी पोजीशन हो सकती है एक कंपनी में। ही कैन बी एन एजेंट, ट्रस्टी भी हो सकता है, ऑफिसर भी हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम आपका डायरेक्टर एक एम्प्लॉय भी होता है। ठीक है, पावर्स ऑफ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर्स के पास कई सारी पावर जो हमने ऊपर भी डिस्कस करा था एंड यहाँ हम डिटेलिंग में डिस्कस करने वाले हैं। जनरल पावर्स आती है सेक्शन 179 एंड पावर्स एट बोर्ड मीटिंग, यानी बोर्ड मीटिंग में जो भी डिसीजंस लेने की पावर है दैट कम्स अंडर पावर्स एट द बोर्ड मीटिंग। जनरल पावर यानी board is entitled to exercise all such powers and to do all such acts and things as the company is authorized to do। जहां पे कंपनी के सिग्नेचर चाहिए वहां पे डायरेक्टर साइन कर सकता है, लेकिन जो नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन वाले काम है सिर्फ वही जनरल पावर्स ऑफ कंपनी डायरेक्टर में आते हैं। जहां पे स्पेसिफिक पावर्स की बात होती है दोज आर कवर्ड अंडर स्पेसिफिक पावर्स ऑफ अ कंपनी डायरेक्टर। जनरल पावर्स में यानी कंपनी के बिहाफ पे जो भी डिसीजन लेना हुआ, कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स करना, कंपनी के बिहाफ पे साइन करना, कंपनी के बिहाफ पे ऑपरेशंस को संभालना, कंपनी के मैनेजमेंट को देखना आर द पार्ट ऑफ जनरल पावर्स ऑफ द डायरेक्टर। अब कुछ स्पेशल पावर्स भी आपके डायरेक्टर को दी गई है, सच एज टू मेक कॉल्स, यानी जो आपके शेयर या डिबेंचर्स होते हैं उन पे पैसे को कॉल करना, कैपिटल को कॉल करना, डिबेंचर्स इशू करना और कई अलग तरीके से पैसे बोरो करना, यानी कई सारे बैंक से लोन लेना कि कंपनी के पैसों को सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, क्या लोन देना, लोन लेना, ये सारा काम है आपके डायरेक्टर्स का। और ये स्पेशल पावर है, क्यों? क्योंकि ये कंपनी के डे टू डे बिजनेस से अलग काम है। ठीक है, पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स सब्जेक्ट टू द कंसेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि द डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी और ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स व्हिच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। अगर जनरल मीटिंग पास कर दे तो ही ये सारे वर्क को डायरेक्टर करेगा, अदरवाइज ही और शी विल नॉट बी एबल कि वो ये सारे काम को करे। यानी कुछ पावर्स ऐसी हैं जो कंपनी डायरेक्टर्स में पास होने से भी डिपेंड करती हैं कि भाई अगर उन्हें जनरल मीटिंग में ये पावर्स देने के लिए एलिजिबल होते हैं, वोटिंग होती है फेवर में, तो वो ये काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो क्या ऐसे पावर्स है? टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो भी असेट्स है उन्हें सेल करना, लीज पर देना, ये काम तभी डायरेक्टर कर सकता है जब जनरल मीटिंग में उसे इस पावर को दिया जाए, उसे इस पावर के साथ अपॉइंट कर दिया जाए। टू रिमिट और गिव द टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू टू द कंपनी बाय अ डायरेक्टर। रीपेमेंट करना, तो रिमिट करना लोन्स को जो एक डायरेक्टर को दिया गया था थ्रू कंपनी। टू इन्वेस्ट द सेल प्रोसीड्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इन सिक्योरिटीज अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, यानी जो भी कंपनी के एसेट्स एंड जो भी सिक्योरिटीज सेल हुई उसे कहीं और इन्वेस्ट करना ऑन ओन पावर, ये तभी कर सकता है डायरेक्टर जब जनरल मीटिंग में उसे इस पावर के साथ अलाउ किया जाए। ठीक है,
टू बोरो मनी वेयर द मनी ऑलरेडी बोरोड अदर देन टेम्पररी एक्सीड्स द टोटल ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। का पैसे को बोरो करना तब जब कंपनी की जो टेम्परेरी लेवल था, फॉर एग्जाम्पल 2019 में कंपनी से सिर्फ 1 लाख फंड्स को ही बोरो कर सकती है, ठीक है। लेकिन अब इसे कंपनी को इसके ऊपर की जरूरत पड़ रही है, 1 लाख से ज्यादा अमाउंट की जरूरत है, तो उन केसेस में टेम्परेरी लिमिट को एक्सीड करते हुए मनी को बोरो करने का भी राइट डायरेक्टर को मिल सकता है। ओनली जनरल मीटिंग में जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो आपके शेयर होल्डर्स है, वो इसके लिए सहमति दे दें, ठीक है। To contribute to charities and other funds not directly relating to business of the company or to the welfare of the employees in any year in excess of rupees 50,000 or 5% of the average net profit of the 3 preceding final year whichever is greater। यानी किसी भी एम्प्लॉय के बेनिफिशियल के रिजर्व में, किसी भी बेनिफिशियरी स्कीम्स में डायरेक्टर कंट्रीब्यूट कर सकता है विच एक्सीड्स 50,000, यानी 50,000 तक तो जो भी कंट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर उसके अबव के लिए आपको कंट्रीब्यूशन करना है तो आपने जनरल मीटिंग में ये राइट को हासिल करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। ओनली आफ्टर दैट यू कैन contribute or you can invest in the beneficiary schemes of the employees। समझ में आ गया? Next we are moving towards the duties of a director। duties क्या है डायरेक्टर की? ड्यूटी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली क्योंकि डायरेक्टर कंपनी का है ट्रस्टी। डू नॉट ड्यूटी नॉट टू मिस सप्लाई कंपनीज असेट, क्यों? क्योंकि वो है कंपनी का ट्रस्टी, तो उसे कंपनी के हित में ही काम करना है। ड्यूटी नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट, ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी यानी सीक्रेसी, कंपनी की जो डिटेल्स है उन्हें सीक्रेट रखना भी किसका काम है? डायरेक्टर्स का। डू नॉट ड्यूटी टू नॉट परमिट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे भी कोई भी ऐसा मैटर जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उसे अलाउ ना करना, यानी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कराना। कंपनी में कोऑपरेशन को मेंटेन रखना भी डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। ड्यूटी टू अटेंड मीटिंग्स, ड्यूटी नॉट टू एक्सीड पावर्स, यानी आपके डायरेक्टर की जो पावर है उसके विदिन में काम करना एंड उस पावर को एक्सीड ना करना भी आपके डायरेक्टर की ड्यूटी है, ठीक है। लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर, अब आपके डायरेक्टर्स की कई सारी लाइबिलिटीज भी हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको अभी पढ़ाया कि कंपनी के एजेंट की पोजीशन में स्टैंड होता है डायरेक्टर, यानी कि जो डायरेक्टर है वो कंपनी के बिहाफ पे काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी को जैसे कि डायरेक्टर है, अब डायरेक्टर की ये सारी पावर है, डायरेक्टर को कंपनी ने इतनी पावर्स के साथ परमिट किया है कि डायरेक्टर भाई डिबेंचर्स इशू कर सकता है, लेकिन डायरेक्टर शेयर्स इशू नहीं करेगा। लेकिन डायरेक्टर उस पावर के बियॉन्ड चला जाता है और शेयर्स भी इशू कर देता है, तो उन केसेस में जो डायरेक्टर है वो थर्ड पार्टी को, यानी जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो शेयर खरीदेंगे, उनको पर्सनली लाइबल हो जाएगा डायरेक्टर, बिकॉज ही हैज एक्सीडेड द पावर, यानी जितनी पावर उसे कंपनी ने ग्रांट की थी उसे एक्सीड कर दिया, तो जितनी पावर्स को उसने एक्सीड किया उनके लिए वो पर्सनली लाइबल होगा। The directors are not personally liable to outsiders if they act within the scope of powers vested in them. The general rule in this regard is that whenever an agent is liable, those director would be liable, but where the liability would attach to the principal only, the liability is the liability of the company। यानी कि अगर डायरेक्टर ने अपनी पावर्स के विदिन में काम किया है और कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस केसेस में कंपनी लाइबल होगी, लेकिन अगर डायरेक्टर ने अपनी पावर को एक्सीड किया तो उन केसेस में डायरेक्टर खुद लाइबल हो जाएगा, पर्सनली लाइबल हो जाएगा, ठीक है। दे कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स इन पर्सनल कैपेसिटी, यानी कि उन्होंने कंपनी की पावर्स को एक्सप्लॉइट किया एंड पर्सनल पावर्स पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो डायरेक्टर हो जाएगा पर्सनली लाइबल। दे कॉन्ट्रैक्ट एज एजेंट्स ऑफ एन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, यानी कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं इस बात को डिस्क्लोज ही नहीं किया। इट मे बी द रिलायंस इंडस्ट्रीज, इट मे बी द टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वहां पे भी डायरेक्टर्स
पर्सनली लाइबल होगा जब उसने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि वो किसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। दे एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव कंपनी, जो कि अभी एक ओरिजिनल कंपनी नहीं है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अल्ट्रा वाइज द कंपनी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में अल्ट्रा वाइज एक्ट भी बताया, एमओए ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है जो बताता है कि कंपनी का क्या स्कोप है और कंपनी इसके बाहर एक्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर डायरेक्टर ने उसके बियॉन्ड काम किया, जो भी एक्ट कंपनी की पावर्स के, कंपनी के एमओए के बियॉन्ड होता है, दैट एक्ट इज नोन एज अल्ट्रा वायर्स एक्ट। और अगर ऐसा कोई अल्ट्रा वायर्स एक्ट करता है डायरेक्टर विच इज बियॉन्ड द स्कोप एंड पावर ऑफ द कंपनी, तो उसके लिए पर्सनली लाइबल हो जाएगा डायरेक्टर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस कई सारी ऐसी लाइबिलिटीज हैं जिनके लिए डायरेक्टर पर्सनली लाइबल होगा। वो है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जैसे कि स्कूल की ब्रोशर्स होते हैं जहां पे वो इनवाइट करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो उनके स्कूल्स में पढ़ें, उसी प्रकार से कंपनी के प्रोस्पेक्टस होते हैं जिसमें कंपनी इनवाइट करती है इन्वेस्टर्स को कि आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, सिक्योरिटीज खरीदो। लेकिन अगर उसी प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत इंफॉर्मेशन है, मिस स्टेटमेंट है, तो पर्सनली लाइबल होगा डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद से तो लिखेगी नहीं कि भाई ऐसा है वैसा है। जो भी प्रोस्पेक्टस प्रिंट हो रहा है दैट इज अंडर द पावर ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर की ये ड्यूटी है कि वो प्रोस्पेक्टस को करेक्ट प्रिंट कराए। ठीक है, इर्रेगुलर अलॉटमेंट है या फिर फेल्योर टू रीपे द एप्लीकेशन मनी इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, फेल्योर टू रीपे एप्लीकेशन मनी इफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड डिबेंचर इज नॉट डेल्ट इन वन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस। यानी ये सारे केसेस जहां पे आपका डायरेक्टर इन ड्यूटीज को परफॉर्म करने में असमर्थ है, वहां पे वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा थर्ड पार्टीज को। ठीक है, याद रखना है। अब अगर आपने नहीं पता कि प्रोस्पेक्टस क्या है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी टू कंपनी, जहां पे डायरेक्टर कंपनी के साथ फ्रॉड करेगा। मान लीजिए कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देता है, कंपनी के अल्ट्रा वायर्स एक्ट कर देता है, यानी कंपनी का स्कोप था कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ शेयर्स को इशू करेगी, डिबेंचर्स में डीलिंग नहीं करेगी। लेकिन डायरेक्टर क्या करता है, डिबेंचर्स को इशू कर देता है, यानी उसने एक अल्ट्रा वायर्स एक्ट कर दिया। तो उस केस में डायरेक्टर पर्सनली लाइबल हो जाएगा कंपनी को। एंड एट द सेम टाइम मान लीजिए डायरेक्टर क्या करता है कि कंपनी की कोई सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देता है, कंपनी के बिहाफ पे वो गलत डीलिंग्स करता है, फ्रॉड करता है, कंपनी के प्रॉफिट्स को छुपा लेता है, सीक्रेसी से अपने लिए प्रॉफिट बनाता है। जहां पे भी उसने कंपनी के साथ फ्रॉड किया तो वहां पे डायरेक्टर की लाइबिलिटी हो जाएगी कंपनी के लिए। ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी हमने बताया आपको कि कंपनी के ट्रस्टी का काम करता है डायरेक्टर। इट इज अज्यूम्ड कि हमारा डायरेक्टर कंपनी के बेनिफिशियल के लिए काम कर रहा है, लेकिन अगर कहीं पे ऐसा पता चलता है कि नहीं, डायरेक्टर इज नॉट एक्टिंग फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द कंपनी और कंपनी के साथ कोई भी मिसट्रस्ट का इशू हुआ, तो डायरेक्टर पर्सनली लाइबल हो जाएगा कंपनी को। फ्रॉड करना, एम्बेजलमेंट, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ अ डायरेक्टर टुवर्ड्स द कंपनी। ठीक है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज जिनके लिए डायरेक्टर जेल भी जा सकता है, उन लाइबिलिटीज में है इफ देयर इज मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अब डायरेक्टर ने कुछ भी प्रोस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन डाल दी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वहां पर डायरेक्टर विल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट एंड दैट पनिशमेंट में एक्सीड अप टू इम्प्रिजनमेंट। हम क्रिमिनल लाइबिलिटीज उन्हीं लाइबिलिटीज को बोलते हैं जिनके लिए आप जेल जा सकते हैं। फाइन एक कॉमन पनिशमेंट है जो आपने मिलती है, ठीक है, विद अ फाइन, लेकिन यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी ऐड हो जाएगा। आपको फाइन भी देना पड़ सकता है, जेल भी हो सकती है या फिर दोनों भी हो सकता है। तो वो क्या लाइबिलिटीज है, या तो उसने मिस स्टेटमेंट किया, इफ देयर इज अ फेल्योर टू रिटर्न फाइल रिटर्न ऑन अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार, अगर वो रिटर्न को फाइल करने में असमर्थ रहता है या फिर नोटिस रजिस्ट्रार को देने में भी वो
फेल रहता है कि वो अपनी शेयर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं स्टॉक में, इफ देयर इज अ फेलियर टू इशू शेयर सर्टिफिकेट एंड डिबेंचर सर्टिफिकेट, यानी इन लाइबिलिटीज में आपका डायरेक्टर जेल भी जा सकता है। ठीक है, याद रहेगा आप सबको। With this I have ended the first chapter of unit 3. The next chapter that we are moving towards is the company meetings. अब भाई कंपनी मीटिंग्स भी कई सारे प्रकार की होती हैं और कंपनी मीटिंग्स भी इसीलिए होती हैं कि हम कंपनी के अफेयर्स को डिस्कस कर सके, सही डिसीजन की तरफ अराइव हो सके। दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर इन अंडर द यूनिट 3 ऑफ द कंपनी लॉ। ठीक है, when there is 2 or more persons, shareholder, directors or debenture holder of the contributories get together at one place at a specified time for lawful purpose to discuss any common issue, that is termed as company meeting. जब कंपनी के शेयर होल्डर या कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स साथ मिलके किसी एक कॉमन पर्पस पे डिस्कशन करते हैं जो कि एक लीगल पर्पस है, जो कि कंपनी से रिलेटेड है, जो कि उन सबके लिए कॉमन है, तो उस मीटिंग को हम कहते हैं कंपनी मीटिंग्स। अब 2 तरीके की कंपनी मीटिंग्स है, पहली है पब्लिक एंड नेक्स्ट वी हैव द प्राइवेट मीटिंग। पब्लिक मीटिंग्स जब किसी मीटिंग में पब्लिक से रिलेटेड बातों को डिस्कस करते हैं विच इज रिलेटेड टू द बेनिफिशियरी ऑफ द पब्लिक, कि पब्लिक को इस चीज का एक्सेस मिलेगा, पब्लिक के लिए क्या रूल्स एंड पॉलिसीज है, हम पब्लिक के लिए क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, दैट इज डिस्कस्ड अंडर पब्लिक मीटिंग्स। लेकिन कई सारी पर्सनल चीजें भी होती है कंपनी में, की रेम्यूनरेशन क्या होगा, कंपनी में वोटिंग किस टाइप की होगी, कंपनी डिविडेंड डिस्क्लोज करेगा या नहीं देगा, ऑल दीज आर डिस्कस्ड अंडर प्राइवेट मीटिंग। ठीक है, अब कंपनी में शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, दोज आर स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। डायरेक्टर्स मीटिंग भी होती है which is of 2 type, board meeting and committee meeting, whereas different classes की भी मीटिंग होती है। क्लास मीटिंग यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है, तो वो आती है आपकी क्लास मीटिंग्स में, यानी कैटेगरी मीटिंग्स। क्रेडिटर्स मीटिंग यानी जो कंपनी को जिन्होंने लोन ग्रांट किया, यानी आप कह सकते हैं डिबेंचर होल्डर की भी मीटिंग्स, या फिर पब्लिक कंपनी ने जिनसे डिपॉजिट किया है, लोन लिया है, जब उनकी मीटिंग्स होती है, दैट इज आल्सो टर्म्ड एज क्रेडिटर्स मीटिंग। मैं आपको यहीं पे ही मीटिंग्स को एक्सप्लेन करने वाली हूं, तो कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनिएगा, काइंडली प्लीज अटेंशन पे करिएगा। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपनी जब से स्टार्ट हुई तब से 1 से 3 महीने के बीच में कंपनी को मीटिंग कंडक्ट करना पड़ता है, ताकि वो अपनी सारी जो भी रूल्स एंड पॉलिसीज है उन्हें फाइनल कर सके। यानी कि कंपनी आज ही स्टार्ट हुई तो आप से लेकर 1 से 3 महीने के बीच एक मीटिंग करना होता है, जिसमें कंपनी अपनी सर्टेन रूल्स एंड पॉलिसीज को फाइनल कर देती है, दैट इज स्टैट्यूटरी मीटिंग। ये कंपनी के लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होती है, इट हैपेंस वंस अ लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब से कंपनी फॉर्म हुई तब से ये स्टैट्यूटरी मीटिंग सिर्फ और सिर्फ एक बारी ही कंडक्ट होती है, वंस अ लाइफ टाइम। ठीक है, वंस अ लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी। एनुअल जनरल मीटिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है, हर साल कंपनी एक एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करती है, जहां पे अपनी सर्टेन रूल्स एंड पॉलिसीज को, जो डे टू डे बिजनेसेस है, जो उनकी पॉलिसीज है, उनको डिस्कस करती है, डिसाइड करती है, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग। अब भाई एनुअल जनरल मीटिंग भी समझ आ गया, ये वंस अ ईयर होती है, वंस अ ईयर, whereas स्टैट्यूटरी वंस अ लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ठीक है, यानी कि जब से कंपनी बनी उसमें सिर्फ एक और एक बार ही होगी वो मीटिंग, दैट इज स्टैट्यूटरी मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग हर साल, जैसे आपके एनुअल एग्जाम हर साल आ जाते हैं, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, लेकिन बस किसी का जन्म सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है, उसी तरीके से याद रख सकते हैं कि स्टैट्यूटरी मीटिंग भी एक बार होती है। शाहरुख खान का डायलॉग ही याद कर लीजिएगा कि हम जीते भी एक बार है, मरते भी एक बार है ना, तो इस प्रकार से इसे भी आप याद कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अब भाई कंपनीज में कई बार मिस हैपनिंग्स हो जाती है या फिर कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है
जिसे कंपनी में बीच में ही डिस्कस करना पड़ता है। कुछ स्पेशल केसेस के लिए, कुछ स्पेशल डिसीजंस के लिए कंपनी को साल में एजीएम से पहले भी कई सारी मीटिंग्स कंडक्ट करनी पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोरोना आया तो हर कंपनी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ी होगी, जहां पे कंपनी डिस्कस कर सके कि भाई अब तो कोरोना आ गया है, कैसे वो अपनी बिजनेसेस को चलाएंगे। तो दैट स्पेशल थिंग्स आर डिस्कस्ड अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये ऑर्डिनरी नहीं है, यहाँ पे हो सकता है कभी कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाए जहां पे कंपनी ने मीटिंग कंडक्ट करना पड़ता है, एंड दोज आर नोन एज योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इट्स लाइक एन एक्स्ट्रा मीटिंग ओवर द एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा मीटिंग होती है अपार्ट फ्रॉम एजीएम। ठीक है, डायरेक्टर्स की मीटिंग, बोर्ड मीटिंग यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी मीटिंग होती है। डायरेक्टर्स की दोज आर बोर्ड मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर बैठते हैं, डिस्कस करते हैं क्या है कैसे है कंपनी का मैनेजमेंट, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। कमिटी मीटिंग्स भी होती है, इसी प्रकार की डिसीजन के लिए ही होती है, लेकिन डिफरेंट कमिटीज आपकी कंपनीज में सेटअप होती हैं, उन कमिटीज की ये मीटिंग होती है, दैट इज टर्म्ड एज योर कमिटी मीटिंग। याद रखना है इन सब में कॉमन पर्पस होगा। भाई कॉमन पर्पस नहीं होगा तो भला ये मीटिंग क्यों करेंगे? हम सब क्लास में बैठ के क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारा कॉमन पर्पस होता है, हम सबको एक कॉमन एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो कॉमन पर्पस के लिए होगी, याद रखना है हमेशा लॉफुल होगी। ऐसा नहीं कि बैठ के डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ से कितना फ्रॉड कर लें, किस बैंक से चोरी करना है। दिस इज नॉट अ लॉफुल पर्पस। हम बिजनेसेस कैसे चलाएंगे? लॉफुल पर्पस के लिए हो रही है, यानी जिसके लिए हमारे इंडियन लॉ ने हमें मना नहीं किया है, वो हमारे इंडियन लॉ के अंदर एक वैलिड चीज होनी चाहिए। ठीक है, लॉफुल पर्पस के लिए। वेयर क्लास मीटिंग्स भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया। क्लास मीटिंग्स यानी डिफरेंट कैटेगरी की मीटिंग। फॉर एग्जांपल, इक्विटी शेयर होल्डर्स मीटिंग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर मीटिंग, यानी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटीज की अलग अलग मीटिंग्स होती हैं। दोज आर योर क्लास मीटिंग। क्रेडिटर्स मीटिंग में आप डिबेंचर मीटिंग्स को ले सकते हैं, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स आर नोन एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंपनी को लोन दिया होता है, इसीलिए जो डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग होती है दैट इज टर्म्ड एज योर क्रेडिटर्स मीटिंग। और कई बार इसमें कंपनी बहुत सारी पब्लिक से डिपॉजिट्स भी लेती है। इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ लोन, जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया है उनकी भी मीटिंग हो सकती है, विच ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रेडिटर्स मीटिंग। याद रखना है आपने, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया है एंड आप इसे खुद पढ़ेंगे। ठीक है, इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग which is not an AGM or a statutory meeting, it's like an extra. ठीक है, एक्स्ट्रा मीटिंग फॉर सम स्पेशल पर्पस। क्लास मीटिंग मैंने डिस्कस कर लिया, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग भी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट इज ऑल डन। टाइप्स ऑफ मीटिंग वी आर डन विद इट। अब वैलिड क्या है? अब भाई एक मीटिंग को बस आप ऐसे उठेंगे कि चलो यार आज मीटिंग करते हैं, तो क्या वो मीटिंग हो जाएगी? ऑब्वियसली नहीं। कंपनीज एक्ट 2013 कई सारी रूल्स लगाता है, इस पे कई सारे प्रोसीजर है जिसे आपने फॉलो करने हैं, उसके बाद ही वो एक मीटिंग कहलाएगी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कन्वेंट। देखिए तीन ब्रॉडली रिक्विजिट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी है, इन 3 पॉइंट्स को अगर आपने फुलफिल किया तो वो एक कंपनी मीटिंग है। और अगर आप इसमें असमर्थ है, आप इन रिक्विजिट्स को पूरा नहीं कर पाते, तो वो मीटिंग एक कंपनी मीटिंग नहीं कहलाएगी। ठीक है, A meeting must be properly convened or called, यानी प्रॉपरली उसका नोटिस जाना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर प्लेस पे कंडक्ट होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम द मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी जितने लोगों की रिक्विजिट्स है, यानी अगर आपकी एक प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 लोग, अगर पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 लोग, और अगर 1 पर्सन कंपनी है तो जो उसका मेंबर है उसकी मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, a meeting shall be properly conducted. It has to be noted that the decision shall be binding, providing the meeting is valid. यानी properly conducted में, यानी एक properly conducted या convened meeting कब कहलाएगी?
जब a notice containing all the details required has been sent to every person entitled to attend the meeting, यानी जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के मेंबर्स हैं, उनको प्रॉपर नोटिस प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग द मीटिंग, तो हम कहते हैं कि हमारी मीटिंग प्रॉपरली कन्वेंड हुई है, यानी प्रॉपरली कॉल किया गया है सबको, ठीक है। A notice is sent in within proper time, ऐसा नहीं है कि कल मीटिंग और आप आज भेज रहे हैं कि भाई टाइम पे आ जाना, ऐसा वैसा नहीं, कम से कम आपको 14 दिन पहले, एक हफ्ते पहले मीटिंग के लिए नोटिस वो सेंड करना पड़ता है। A meeting shall be properly constituted or the gathering is valid and competent to take decisions if the following conditions are fulfilled. The quorum or the required minimum number, quorum क्या होता है? It is the minimum required number, quorum हम उस नंबर को कहते हैं जितने व्यक्तियों का मीटिंग में प्रेजेंट होना कंपलसरी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है कि कम से कम 6-7 लोग वहां प्रेजेंट हो, प्राइवेट के लिए कंपलसरी है कि कम से कम 2 लोग उनकी मीटिंग्स में पर्सनली प्रेजेंट हो, और इसे मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देयर मस्ट बी अ चेयरमैन हु इज ड्यूली इलेक्टेड एट द मीटिंग और ऑलरेडी इलेक्टेड, ही मस्ट बी अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू द चेयरमैन, का मीटिंग में एक चेयरमैन का होना कंपलसरी है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का प्रेजेंट होना कंपलसरी है, और उस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को ही हम कोरम भी कहते हैं। अ मीटिंग शैल बी प्रॉपरली कंडक्टेड, प्रॉपर तरीके से कंडक्ट होनी चाहिए, तभी वो एक वैलिड मीटिंग होगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ वैलिड मीटिंग। याद रखना ये एक रिविजनरी क्लास है, तो मैं आपको रिविजन के ही तरीके से बता रही हूँ। आपने थोड़ा डेफिनेशन वगैरह याद रखनी है कि कोरम क्या होता है, चेयरमैन इलेक्ट होता है, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो मुझे लगा था कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपने पता होना चाहिए, तो उसे मैंने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में कोट कर दिया है। कोरम मैंने आपको बताया मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो अगर मीटिंग में प्रेजेंट होंगे तो कंपनी मीटिंग को वैलिड माना जाएगा, और अगर ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग को वैलिड नहीं माना जाएगा। याद रखना है, अगर पब्लिक कंपनी में 1000 से ज्यादा मेंबर है तो 5 मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए, 1000 से ज्यादा है लेकिन 5000 से कम है तो 15 मेंबर्स, 5000 से भी ज्यादा है तो 30 मेंबर, और प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर से ही काम चल जाएगा। याद रखना है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी यानी जो किसी और की जगह पे प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रॉक्सी। हम लोग क्लासेस में कई बारी करते हैं ना कि फ्रेंड एब्सेंट हो तो फ्रेंड की जगह पे प्रेजेंट बोल देते हैं, और तो कई बारी पकड़ा भी जाते हैं, लेकिन जब आपकी मीटिंग में कोई व्यक्ति, कोई डायरेक्टर या फिर कोई मेंबर प्रेजेंट नहीं हो पाता तो उसकी जगह पे जो व्यक्ति उसकी जगह पे प्रेजेंट होता है, दैट इज टर्म्ड एज प्रॉक्सी। मिनट्स क्या होते हैं? जब आपकी कंपनी मीटिंग चल रही होती है, ये फॉर एग्जांपल ये आपकी मीटिंग है, इसमें राम, श्याम, गीता, बगीता, जेठालाल, पोपट और अय्यर सब बैठे हैं, ठीक है। अब ये लोग मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। अब इस मीटिंग में जो बातें हो रही है, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो डिस्कशन हो रहा है, एक व्यक्ति होगा जो इन बातों को नोट करेगा, और जो नोटिंग होती है उसे ही हम बोलते हैं मिनट्स। ये सब जो नोट हुआ, जो जो मीटिंग में हुआ, दैट इज टर्म्ड एज मिनट्स, ओके। रिक्विजिट्स ऑफ होल्डिंग बोर्ड मीटिंग, क्या क्या रिक्विजिट्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिसका आपने ध्यान रखना है जब आप मीटिंग्स को कंडक्ट कर रहे हैं। दोज आर एनी टाइम, आप कभी भी कर सकते हैं, यानी एनी रीजनेबल टाइम। ऐसा नहीं है कि सुबह के 5 बजे तक, ठीक है। रीजनेबल टाइम यानी कोई भी आपके बिजनेस आवर्स में 9 to 5 के बीच में आप मीटिंग कर सकते हैं, 9 to 5, ठीक है। 9 AM है एंड 5 PM है, ठीक है। एनी डेट सिर्फ नेशनल हॉलीडे यानी इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे, गांधी जयंती, ये सारी चीजें छोड़ के आप कभी भी मीटिंग कर सकते हैं। एनी प्लेस, ठीक है। एनी प्लेस से ये मतलब नहीं है कि आप किसी घर जाके मीटिंग करें, एनी बिजनेस प्लेस, ठीक है। तो आपने याद रखना है, इन 3 चीजों को फॉलो करते हुए आप मीटिंग्स कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन हम कहते हैं वोटिंग को, हम कहते हैं ना रेजोल्यूशन पास करो। जब भी आपकी कंपनी लॉ में वर्ड आएगा कि रेजोल्यूशन पास करके, यानी वोटिंग पास करके। अब ये वोट देगा कौन? कंपनी के मेंबर्स, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, डिबेंचर्स खरीदा हो,
डिवेंचर्स नहीं, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हो या फिर कंपनी के आर्टिकल्स को एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया हो यानी सिग्नेचर किया हो और किसी भी प्रकार से वो कंपनी के मेंबर है। रेजोल्यूशन, अब ऑर्डिनरी क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने वोटिंग कराई और जब 51% लोगों ने आपके क्वेश्चन के फेवर में आंसर दिया एंड ऑब्वियसली 49% अगेंस्ट मिलेगा, तो ये जो 51% आपको वोट मिला ये है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यानी सिंपल। ऑब्वियसली जब आप मेजॉरिटी से विन कर जाएंगे, किसी के पास 10 है आपके पास 11 है तो आप ऑब्वियसली विन। उसी प्रकार से यहाँ पे फेवर में आपको 51% वोट मिल गया, भले ही 49% आपका नेगेटिव में है, लेकिन आपको यहाँ पे क्लियर मेजॉरिटी मिल गई और आप वोटिंग में फेवरेबल आंसर पा जाते हैं, दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर ऑर्डिनरी वोटिंग। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, यानी कम से कम 75% वोटिंग आपके फेवर में होनी चाहिए, तभी वो आपके होती है एक स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, कम से कम 75% लोगों ने फेवर में वोटिंग दी और बाकी जितने बचे उन्होंने अगेंस्ट में वोटिंग दे दी, तो वो माना जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन। जब आपको 75% वोटिंग फेवर में मिलती है तो वो है स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड जब 51% ही आपको मिला है दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। आपने याद रखना है स्पेशल और ऑर्डिनरी या फिर जनरल रेजोल्यूशन का काफी इंपॉर्टेंस है आपकी कंपनी लॉ में। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन आप डिसीजंस पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा केस जहां पे आपने 75% वोटिंग चाहिए और आपको मिलता है 51% वोटिंग यानी ऑर्डिनरी जनरल वोट्स मिले, तो आप डिसीजन पास नहीं कर सकते क्योंकि उस केस पे आपने चाहिए था 75% ऑफ वोट्स। याद रखना है आप सबने, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर्स हमने ऊपर भी डिस्कस किया और फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर्स वही होते हैं जो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं, एंड इन मैनेजिंग डायरेक्टर्स का जो सेकंड नाम है दैट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, ये जनरली फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, इनका मेन सोर्स ऑफ रेम्यूनरेशन थ्रू डायरेक्टिंग ही होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपने ये। अपॉइंटमेंट कैसे होगा आपके डायरेक्टर्स का या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर का? डिसीजन ऑन द पर्सन टू बी एम्प्लॉयड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। हमने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया था कि कमिटी मीटिंग्स भी होती हैं, तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमिटीज होती हैं। जब उनकी मीटिंग्स होती हैं दैट इज कमिटी मीटिंग, तो उसी में से एक कमिटी है आपकी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। एक तरीके से कह सकते हैं एचआर कमिटी, जो क्या काम करती है, सिर्फ राइट पर्सन को एट द राइट जॉब लाने का काम करती है। If applicable, ensuring that the person is not disqualified from such appointment. पर्सनल कैपेसिटी को चेक करना क्या वो इंसॉल्वेंट तो नहीं है, क्या उसके ऊपर केसेस तो नहीं चल रहे हैं, क्या वो अभी इम्प्रिजनमेंट में तो नहीं है, टेन्योर में नहीं है, इन सारी चीजों को डिक्लेयर करने का काम है आपकी अपॉइंटमेंट कमिटी का। Second, approve the draft agreement to be executed, fix the date and time and venue for conducting a general meeting, approve the notice of the general meeting and explanatory statement, authorize the company's secretary to issue the general meeting notice on behalf of the board। यानी ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करके एक मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर, जो डायरेक्टर्स के लिए मैंने आपको डिस्क्वालिफिकेशन ऊपर डिस्कस किया था, विच कम्स अंडर सेक्शन 164 कि कंपनी का कोई भी व्यक्ति अगर वो अनसाउंड माइंड का है, उसके ऊपर चार्जेस है, उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, वो अभी इनसॉल्वेंट है, तो वो आपका डायरेक्टर नहीं बन सकता। सेम इज द केस विद मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, व्हेन द पर्सन इज अनडिस्चार्ज्ड बैंकरप्ट यानी अभी तक इंसॉल्वेंट है या फिर कंपनी अभी तक उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट चल रहा है, अभी ही वो जेल से छूट के आया है एंड अभी तक उसका जो भी वो फ्री हुआ है उससे 6 महीने नहीं हुए उस पनिशमेंट से, या फिर द पर्सन हैज सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर्स और हैज मेड अ कंपोजिशन इन विद देम एनी टाइम, यानी कि उसने कोई डिफॉल्ट किया है कहीं पे भी रीपेमेंट में, तो वो भी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता।
मैक्सिमम एंड मिनिमम एज लिमिट क्या हो सकती है आपके मैनेजिंग डायरेक्टर की? द मिनिमम एज लिमिट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज अबव 21 इयर्स। याद रखना है, एक नॉर्मल डायरेक्टर बनने के लिए आप 18 या प्लस हो सकते हैं, लेकिन एक मैनेजिंग डायरेक्टर होने के लिए आपने 21 साल से अबव होना चाहिए और मैक्सिमम आप 70 इयर्स तक ही किसी भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर का जनरली जो टेन्योर होता है वो 5 सालों का होता है, रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके, यानी कि 75% वोटिंग के साथ। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, अ कंपनी कैन नॉट अपॉइंट और एम्प्लॉय अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अ मैनेजर साइमल्टेनियसली। याद रखना है, क्यों? क्योंकि एक मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर के काम सेम है। मैनेजिंग डायरेक्टर भी चीजों को मैनेज करता है, मैनेजर का भी वही काम है, इसीलिए आप या तो मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं या फिर मैनेजर को। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक मैनेजिंग डायरेक्टर की वैसी ही होंगी जैसे कि एक डायरेक्टर की है। मैनेजेस द कंपनीज बजट एंड एलोकेट्स इट्स रिसोर्सेज, क्रिएट स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान फॉर मीटिंग द कंपनीज गोल्स। ऑब्वियसली ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया। प्रमोट द डेवलपमेंट एंड रिसर्च फॉर बूस्टिंग द बिजनेस ग्रोथ, ट्रैक टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट एंड ट्रेंड्स टू स्टे कॉम्पिटिटिव, यानी हर वो अच्छा काम करना जिससे कंपनी आगे बढ़ सके। ठीक है, समझ में आया? कंपनी का विकास करना ही मैनेजिंग डायरेक्टर का मेन एम या गोल हो जाता है। ठीक है, Additionally, the managing director should ensure the following. कुछ additional liabilities या responsibilities भी हैं, which are exercise duty with reasonable due skill and care। ये भी हमने डिस्कस किया था कि उसे अपनी पूरी कॉम्पिटिटिवनेस के साथ, ट्रू स्किल के साथ काम करना है, ट्रस्टी बन के कंपनी का काम करना है। where he may have indirect or direct interest that conflicts with the company's interest। आपके डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर को कोई भी ऐसा गोल नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कंपनी लॉस में जाए। नॉट ऑब्टेन एनी अनड्यू एडवांटेज और गेन फॉर हिमसेल्फ, यानी ऑब्वियसली एक ट्रस्टी का काम करना है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के हित के लिए काम करना है। ऐसा नहीं करना है कि फ्रॉड करना है या फिर सीक्रेट प्रॉफिट्स को बनाना है। नॉट टू असाइन हिज और हर ऑफिस एज सच असाइनमेंट्स आर वॉइड अंडर द एक्ट। अपना ऑफिस किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकता, किसी और को प्रोवाइड नहीं कर सकता मैनेजिंग डायरेक्टर, क्योंकि वो वॉइड है, वो अनलॉफुल है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, डिफरेंसेस आर एज फॉलोज। एक मैनेजिंग डायरेक्टर, एक मैनेजर का डिफरेंसेस यही है कि इसके पास सब्सटैंशियल पावर्स होती हैं और सब्सटैंशियली द होल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, लेकिन इसे पूरा का पूरा कंपनी का मैनेजमेंट चलाना होता है, लेकिन इनके पास कुछ सब्सटैंशियल पावर्स होती हैं विच कम्स बाय कंपनीज एक्ट 2013 और ये पावर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अ कंपनी में हैव 2 मैनेजिंग डायरेक्टर्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मैनेजर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 मैनेजिंग डायरेक्टर्स आपके पास हो सकते हैं। अ मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी अ डायरेक्टर, अ मैनेजर मे और मे नॉट बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का डायरेक्टर होगा, लेकिन ये डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स एंड अपॉइंटेड ईदर रेजोल्यूशन और बोर्ड्स और जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में भी आप अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्टर्स को। अ मैनेजर इज यूजुअली अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनका आउटसाइड से आप लेके आते हैं, वेयरएज जब आप किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर को ही एक डायरेक्टर बना देते हैं, यानी ये इनसाइड रिक्रूटमेंट है मैनेजिंग डायरेक्टर, वेयरएज जो मैनेजर है वो आपका आउटसाइड रिक्रूटमेंट है। मैनेजर्स भी वही है जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, इनकी भी पावर्स वही है, इसीलिए या तो आप मैनेजर को अपॉइंट कर सकते हैं या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स को। ठीक है, next we have the membership. It is one of the most interesting and one of the easiest chapters under the Companies Act 2013। मेंबरशिप यानी आप किस प्रकार से कंपनी की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। या तो आप कंपनी के एमओए को या एओए को सब्सक्राइब कर लें, यानी कि आप उन पे सब्सक्राइब कर लें, साइन कर दें और आप कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर में मेंशन हो जाए वो कंपनी का मेंबर है, या फिर whosoever is holding the shares of the company and whose name is entered in the records of the depository as member। आप मेंबर बनने के लिए या तो कंपनी के एमओए को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर किसी ऐसे प्रकार से आपका मेंबर्स रजिस्टर में नाम मेंशन हो जाए
जाए, या फिर आप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड एज अ रिजल्ट आप कंपनी के मेंबर या फिर कंपनी के ओनर बन जाते हैं। ठीक है, याद रखना है आपने। तो term member in relation to a means one who has agreed to becomes the member of the company by entering his name into the register of members. Every person who has agreed in writing to become a part of the company. अब ये इंपॉर्टेंट बात है, आप जाके ये बोलेंगे कि मैं कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूं, तो आपको एक थप्पड़ मार के भगा दिया जाएगा। आपने कंपनी का मेंबर बनना है तो आपने ये रिटर्न देना पड़ेगा, उनके एक्ट्स एंड प्रोसीजर्स से खुद को बाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी लॉ इज ऑल अबाउट एविडेंसेस, प्रूफ्स एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन पेपर। ठीक है, and also hold the shares of the company is considered the member of the company and is said to hold membership in a company. The name of the member of the company is entered as the beneficial owner in the record of depository. आप इन तीन में से किसी भी प्रकार से कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। In order to acquire the membership of a company, the following elements must be present. इन दो रिक्वायरमेंट्स को आपने पूरा करना पड़ेगा। एक, पहले तो आपने एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा जिसमें आप इस बात को डिस्क्लोज करेंगे कि आप कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं। सेकेंडली, एंट्री ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन्स हु अग्रीइंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। पहले तो आपने रिटन में अग्रीमेंट करना पड़ेगा कि आप कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं, एंड सेकेंडली जैसे ही आपका नाम मेंबर्स रजिस्टर में मेंशन होता है, आप कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। तीन प्रोसेस है, या तो भाई कंपनी के एमओई में सब्सक्राइब कर लो, या तो फिर कंपनी के शेयर्स खरीद लो, या फिर अग्रीमेंट कर लो, और उससे भी आपका नाम कंपनी के रजिस्टर्स मेंबर में पहुंच जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। याद रखना है, मेंबर एक वाइडर स्कोप है देन शेयर होल्डर। शेयर होल्डर तो वही व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के शेयर्स खरीदता है, लेकिन मेंबर तो वो भी हो सकता है भाई जिसने एमओए को सब्सक्राइब किया, मेंबर तो वो भी हो सकता है जिसने कंपनी के साथ मेंबरशिप के लिए अग्रीमेंट किया। देयरफॉर आपका मेंबर जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। Matter, here we are talking about member and here we are talking about shareholder. A person whose name is entered in the register of the members of a company is member. किसी भी प्रकार से एमओए के थ्रू, अग्रीमेंट के थ्रू या शेयर होल्डर बनने के बाद जब आपका नाम रजिस्टर्स में मेंशन होता है तो आप मेंबर बन जाते हैं। लेकिन शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति है जिसके पास शेयर्स। Companies Act 2013 defines members under the Section 2, subsection 55 of the Companies Act, whereas shareholder is not listed under the Companies Act 2013. The holder of a share warrant is not a member. The holder of a share warrant is a shareholder. Every company must have a minimum number of members. The company limited by shares can have shareholders. का अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसमें शेयर होल्डर्स को होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हर एक कंपनी के पास मेंबर्स होना कंपलसरी है। ठीक है, याद रखना है कि मेंबरशिप की जो रिक्वायरमेंट है वो कंपलसरी है हर एक कंपनी के लिए, वेयर शेयर होल्डर्स सिर्फ उसी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है विच आर लिमिटेड बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, a person who signs the MOA with the company becomes a member. After signing the MOA, a person can become a shareholder only if shares are allotted to him. जब आपको शेयर्स आपको अलॉट होते हैं तभी आप कंपनी के शेयर होल्डर है, अदरवाइज आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मैम आफ्टर साइनिंग द मेमोरेंडम टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कंपनी की रूल्स एंड पॉलिसीज होती हैं, जब तक आप उससे अग्री नहीं होंगे तब तक आप कंपनी के शेयर्स कैसे खरीदेंगे। इसीलिए जो भी कंपनी का शेयर होल्डर होता है वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस से अग्री होता है, तभी वो आगे कंपनी के साथ शेयर होल्डर या फिर ओनर बनने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। आप आज किसी वेबसाइट पे भी चले जाएं तो ऐसा एक चेक बॉक्स आता है ना कि भाई चेक बॉक्स में आपको टिक करना है कि यू आर अग्रीड विद देयर टर्म्स एंड कंडीशंस सर्टेन आर द विद योर कंपनी। ठीक है, अब आपने एक बात जो बहुत ही ध्यान से याद रखना है कि एक मेंबर कंपनी का शेयर होल्डर हो भी सकता है, एक मेंबर कंपनी का शेयर होल्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसी प्रकार से लाइक अ शेयर होल्डर may or may not be a member of the company. For example, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर में ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ है,
और आप कंपनी के मेंबर बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। whereas आप कंपनी के मेंबर तो है, आपने कंपनी के साथ अग्रीमेंट तो किया है, एमओए को सब्सक्राइब तो किया है, लेकिन शेयर नहीं खरीदे, तो एक मेंबर कंपनी का शेयर होल्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसी प्रकार से एक शेयर होल्डर कंपनी का मेंबर बन भी सकता है और बिना मेंबर बने भी वो शेयर होल्डर रह सकता है। ऐसे टाइप के शेयर होल्डर्स को आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को एमओए को सब्सक्राइब करना कंपलसरी होता है, ठीक है। मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, यानी कौन कौन से तरीकों से आप कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। सब्सक्राइबिंग टू एमओए, एमओए को अगर आपको नहीं पता क्या है तो आप प्रीवियस वीडियो से उसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। If a person agrees to sign the memorandum and pledge his presence on the board of members, he becomes the members of the company. Name of the people who have agreed to join the membership of the company should be entered in the register of members. आपका नाम जब तक कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर में मेंशन नहीं होता, आप कंपनी के मेंबर नहीं होंगे। Along with the agreement, if they have agreed to share the company's share, they become the shareholder of the company. अब भाई एमओए को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप चाहें शेयर खरीदना तो आप शेयर खरीद के कंपनी के मेंबर एंड शेयर होल्डर दोनों भी बन सकते हैं। अग्रीमेंट इन राइटिंग, कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक्स ने लिया था शेयर, एक्स था कंपनी का शेयर होल्डर, उसने अपने शेयर दे दिए वाई को। वाई जो कि पहले कंपनी का मेंबर नहीं था, अब बन गया बाई ट्रांसफर ऑफ शेयर। अब एक्स के नाम को रजिस्टर से काट कर वाई के नाम को लिख दिया जाएगा। तो नाउ वाई हैज बिकम अ मेंबर थ्रू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आपने याद रखना है वॉलंटरी है, एक्स ने खुद से दे दिया, ठीक है। ट्रांसमिशन, या मान लीजिए कि एक्स की डेथ हो गई, अब तो डेथ होने के बाद कंपल्सरीली थ्रू लॉ इसका जो भी नॉमिनी था उसको शेयर्स ट्रांसफर होंगे। तो यानी बाय द इंटरवेंशन ऑफ लॉ, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, एंड बाय स्टॉपल यानी विदाउट सफिशिएंट कॉज, यानी कि आप विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज आप कंपनी के मेंबर बन सकते हैं जब आपने कंपनी के साथ राइटिंग कर लिया है कि आप वॉलंटरीली कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं, तब भी आप कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। Holding shares, obviously a person becomes a member of the company if his name is entered as a beneficial owner of the records of the depository, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स आपके मेंबर्स भी होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में और मे नॉट बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही बेनिफिशियल ओनर कहते हैं, यानी प्रॉफिट हुआ तो भाई प्रॉफिट मिलता है, अदरवाइज लॉसेस भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। Of the company, in such cases the person need not apply in writing to become a member of the company. जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो ऑटोमेटिकली कंपनी के मेंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। रिमूवल, अब भाई आपको पता चल गया कि हम इन तरीकों से कंपनी के मेंबर बन सकते हैं, या तो एमओए में सब्सक्राइब कर लो, या तो राइटिंग में कर लो, या तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को खरीद लो। लेकिन अब मैं अगर अपनी मेंबरशिप को खत्म करना चाहती हूँ तो the term cessation means termination, just as there is a process to add a member of the company, there is a process to terminate that member. आपने याद रखना है कि हमारे कंपनी लॉ में हर चीज प्रोसीजर के थ्रू, लॉ के थ्रू चलती है। जिस प्रकार से कंपनी का मेंबर बनने के लिए आपने कई सारे रूल्स एंड पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है, उसी प्रकार से जब आप अपनी मेंबरशिप को टर्मिनेट करना चाहते हैं, सीज करना चाहते हैं, तब भी आपको कई सारे प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता है। For example, transfer of membership या transfer of share. Here the shares of a member are transferred to another party by the company in the name of the transferee. For example, आपने voluntarily, X ने voluntarily अपने shares Y को दे दिए, as a result X का नाम members register से कट करके Y के नाम को mention कर लिया गया। Transmission of membership यानी जहाँ पे law, यानी जहाँ पे कंपल्सरी आपको अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स की हो गई डेथ, अब इसके बाद जो इसका नॉमिनी था उसको थ्रू लॉ शेयर्स ट्रांसफर हुए और वो बन गया कंपनी का मेंबर। थ्रू ट्रांसमिशन यानी जहाँ पे लॉ के थ्रू शेयर्स ट्रांसफर होते हैं, एंड ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप यहाँ पे वॉलंटरीली, ठीक है, एंड इट इज बाय लॉ यानी ये कंपल्सरी है। सरेंडर ऑफ मेंबरशिप, कई बारी आपको मैंने शेयर्स में भी पढ़ाया था कि जब लोगों को लगता है कि वो नहीं पे कर सकते आगे की कॉल्स को, तो वो अपने शेयर्स को सरेंडर कर देते हैं, वापस पे बैक कर देते हैं कि आई कैन नॉट पे द फर्दर शेयर्स, एंड ये भी वॉलंटरी होता है नेचर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने खरीदा 5000 का शेयर,
जिसमें एक्स ने पे किया 3000। अब एक्स को लगता है कि वो 2000 नहीं पे कर सकता, तो वो जाएगा और वापस शेयर्स को सबमिट कर देगा कंपनी में ऑन द नेम कि मैं आगे के कॉल्स पे नहीं कर पाऊंगा। उसने वॉलंटरीली इस एक्ट को किया और अपनी मेंबरशिप को वहीं खत्म कर दिया। अब एक्स के नाम को रजिस्टर्स से कट कर दिया जाएगा। फॉर फ्यूचर जहां पे आपने पे भी नहीं किया और सरेंडर भी नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल एक्स ने भाई 5000 के शेयर खरीदे, 3000 पे किया, 2000 पे ही नहीं किया और शेयर्स अपने पास रखे हैं, यहाँ पे कंपल्सरीली लॉ के थ्रू एक्स से शेयर्स छीन लिए जाएंगे और उसके नाम को रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा। दैट इज कंपल्सरी सेसेशन ऑफ मेंबरशिप। शेयर बायबैक, कई बारी कंपनी अपने शेयर्स को वापस परचेज कर लेती है और उससे भी आपकी मेंबरशिप एंड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने आपको शेयर दिया था और आप क्या बन गए थे, कंपनी के मेंबर। अब यहाँ पे एक्स दे देगा कंपनी को अपने शेयर और हट जाएगा मेंबर्स की लिस्ट पे, याद रखना है, ठीक है। अब भाई इतनी सारी चीजें की तो बात हो गई। कंपनी के मेंबर्स की भी कई सारी लाइबिलिटीज होती हैं। A liability is a state of being legally responsible for something. This term is usually used in an organization to emphasize the responsibilities of a member of the company. The following are the liabilities of the member of a company. क्या liabilities है जो कंपनी के एक मेंबर को या इक्विटी शेयर होल्डर्स को फुलफिल करना पड़ता है, which are as follows. To make the shares if she is allotted, यानी कि जब आपको शेयर्स मिला तो उसकी कॉल्स को रेगुलरली एंड अकॉर्डिंगली पे करना। टू पे कॉल मनी, टू अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी व्हेन दे एक्ट बोना फाइड, ऑब्वियसली कंपनी के डिसीजन से खुद को बाइंड करना। टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप व्हेन द शेयर्स आर पार्टली पेड अप, ऑब्वियसली जो भी आपके शेयर्स पार्टली पेड अप है आप उन्हें फुल्ली पेड अप करेंगे कंपनी के वाइंडिंग अप पे, या फिर अगर कंपनी पहले भी कॉल करती है फिर भी, ओके। बोरोइंग पावर्स, बोरोइंग पावर्स भी हमारा चैप्टर है यूनिट 3 में, which says कि कंपनी की क्या पावर्स है कि कंपनी बोरो कर सकती है या नहीं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि शेयर हमारा यहीं पे ही समाप्त होता है और आपने इसे जरूर से प्रिपेयर करना है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर आई फाउंड इन कंपनी लॉ। इसे प्रिपेयर कर लेंगे तो मुझे लगता है अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। आपने टाइप्स ऑफ मेंबरशिप, किस तरीके से मेंबरशिप को आप गेन करेंगे और क्या सारे प्रोसीजर्स हैं जिनसे आप अपनी टर्मिनेशन कर सकते हैं मेंबरशिप को, जरूर से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इन द रो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बोरोइंग पावर्स। बोरोइंग पावर्स यानी कि कंपनी का कितना पावर है कि कंपनी पब्लिक से बोरो कर सकती है। बोरो कैसे कर सकती है, थ्रू अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स या फिर थ्रू पब्लिक डिपॉजिट। The ability to borrow more funds. A person or company with a great deal in assets and little in debt is likely to have greater borrowing power than a person or a company in opposite person. Obviously, जिस कंपनी के पास जितनी पावर है कि वो बोरो कर सकती है वो उतना ज्यादा बोरो कर सकती है। अब ये पावर्स आएंगे कहाँ से, ये पावर्स आपको देता है आपका MOA, लक्ष्मण रेखा। ये MOA बताता है कि कंपनी कितना बोरोइंग पावर रखती है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें मेंशन है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ ही बोरो कर सकती है तो कंपनी इसके आगे 1 रुपए को भी बोरो नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपका MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इस बात को डिफाइन करता है कि क्या आप कंपनी किस लिमिट तक पब्लिक से मनी फंड्स को बोरो करेगी, ठीक है। अल्ट्रा वाइज बोरोइंग, मैंने आपको बताया कोई भी एक्ट जो आपके MOA को अगेंस्ट जाए, MOA को क्रॉस कर दे, दैट इज अल्ट्रा वाइज। और जब ऐसे एक्ट हो जाते हैं तो कंपनी का जो भी ऑपरेशन होता है वो हो जाता है वॉइड और कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को करना पड़ता है सीज, ठीक है। अल्ट्रा वाइज बोरोइंग यानी एनी बोरोइंग विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। याद रखना है अगर कोई बोरोइंग है जो अल्ट्रा वायर करती है डायरेक्टर को, यानी डायरेक्टर की पावर के बियॉन्ड थी, अल्ट्रा वायर यानी बियॉन्ड दी पावर। जब डायरेक्टर की पावर की बियॉन्ड थी लेकिन विद इन द पावर ऑफ द कंपनी थी तो आप उसे रेक्टिफाई यानी करेक्ट कर सकते हैं, यानी जो भी लिमिट थी उसे इंक्रीज कर सकते हैं।
लेकिन कोई भी एक्ट जो अल्ट्रा वायर्स कर जाए कंपनी को, यानी कंपनी की पावर्स के बियॉन्ड चला जाए, तो उसे रेटिफाई नहीं कर सकते, ऑल्टरेशन नहीं कर सकते और आपने अपने ऑपरेशन वहीं पे ही सीज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अल्ट्रा वायर्स की भी जो भी प्रोसीजर थे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अल्ट्रा वायर्स का डायरेक्टर है तो रेटिफाई हो जाएगा, लेकिन अगर अल्ट्रा वायर्स का कंपनी है इट कैन नॉट बी रेटिफाइड, यानी चेंज नहीं कर सकते। वॉइड ab initio, वॉइड ab initio यानी वो बोरोइंग जो शुरू से ही वॉइड है, जो शुरू से ही अनलॉफुल है। वेयर सच लोन इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, यानी वो लोन जो बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी। मैंने आपको बताया जो कंपनी के पावर्स के बियॉन्ड है उसे आप रेटिफाई नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते और आपका जो भी एक्ट है वो बन जाएगा वॉइड, अनलॉफुल। Such loan is null and void and does not create an actionable debt। जब वो अनलॉफुल है तो उसके ऊपर आप कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते। लेकिन जो भी प्रोवाइडर है, फॉर एग्जाम्पल उसे ये नहीं पता था कि ये लोन कंपनी के अल्ट्रा वायर्स एक्ट है, यानी कंपनी के स्कोप के बाहर है और उसने इन्वेस्टमेंट कर दी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंपनी के एमओए में मेंशन है कि कंपनी डिबेंचर्स को इशू नहीं कर सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के एमओए में डिबेंचर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, लेकिन इन्वेस्टर्स को नहीं पता था, एज अ रिजल्ट उन्होंने डिबेंचर्स खरीद लिया, तो वो क्या क्या एक्शन कंपनी के लिए ले सकते हैं। या तो वो कोर्ट में जाके इंजंक्शन को यानी कि स्टे ऑर्डर को पास करा सकते हैं, या फिर रिस्टिट्यूशन, मान लीजिए कंपनी ने उनके पैसों से किसी असेट को खरीद लिया तो उस असेट से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसे गेन करने के लिए केसेस कर सकते हैं, या फिर कंपनी ने उनसे डिबेंचर इशू करके जो पैसे हासिल किए थे उससे अगर कंपनी ने किसी क्रेडिटर को पे ऑफ किया तो उस क्रेडिटर की पोजीशन पे वो लेंडर्स आ सकते हैं, वो डिबेंचर होल्डर्स आ सकते हैं। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, द लेंडर में sue the directors personally। मैंने आपको बताया था डायरेक्टर्स में कि अगर डायरेक्टर्स अल्ट्रा वायर्स एक्ट करते हैं, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कंपनी को एक्ट को करते हैं, तो वो पर्सनली लाइबल हो जाते हैं थर्ड पार्टी को। यहाँ थर्ड पार्टी है डिबेंचर होल्डर एंड जिसको वो स्यू कर सकते हैं वो है डायरेक्टर। Ratification of borrowing, if the borrowing power exercised by the company is ultra vires the memorandum that is beyond the powers given to it by the MOA, such borrowings cannot be ratified afterwards in any way, even by a unanimous resolution of the shareholders in a general meeting। याद रखना है अगर कोई भी बोरोइंग कंपनी की पावर के अगेंस्ट है तो भले ही पूरे 100% शेयर होल्डर ही क्यों ना वोटिंग दे दे, आप उसे चेंज नहीं कर सकते और वो एक्ट अनलॉफुल हो जाएगा। कंपनी को अपने ऑपरेशंस को वहीं पे ही स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, बट इफ द बोरिंग अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल बट इंट्रा वायर्स द मेमोरेंडम, अल्ट्रा वायर्स यानी बियॉन्ड, इंट्रा वायर्स यानी विद इन। जब कंपनी का कोई भी ऐसा एक्ट है जो अल्ट्रा वायर कर देता है एओए को, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड है, यानी ये आपका एओए था और आपने कोई ऐसा क्या एक्ट कर दिया जो इसके बियॉन्ड चला गया, लेकिन इट इज विद इन द स्कोप ऑफ एमओए, तो आप उसे रेटिफाई कर सकते हैं, लेकिन वंस इट क्रॉसेस एमओए कैन नेवर बी रेटिफाइड। ठीक है, बोरोइंग एंड चार्जेस, चार्जेस क्या होते हैं जब आप पब्लिक से डिबेंचर्स देते हैं। मैंने आपको डिबेंचर्स में पढ़ाया था सिक्योर्ड डिबेंचर। जब आप डिबेंचर्स इशू करते हैं, मान लीजिए आपने चार्जेस दिए, फॉर एग्जांपल आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है कि अगर डिबेंचर्स को आप रीपे नहीं कर पाए तो आपने प्लांट एंड मशीनरी को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया हुआ है, उसे एज अ सिक्योरिटी मेंशन किया हुआ है, यानी प्रॉफिट और लॉस हो, लेकिन आप इसके थ्रू उन्हें रीपे करेंगे, दैट इज टर्म्ड एज चार्जेस। अब चार्जेस भी दो टाइप के हैं, फिक्स्ड चार्जेस जब आपने एज अ सिक्योरिटी प्लांट एंड मशीनरी को, बिल्डिंग्स को, यानी फिक्स्ड एसेट को एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया हुआ है, दैट इज फिक्स्ड चार्ज। लेकिन जब आपने करंट एसेट्स को सिक्योरिटी बनाई हुई है तो वो होता है फ्लोटिंग चार्ज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने 5 साल के लिए डिबेंचर्स इशू किए, 5 इयर्स के लिए मैंने डिबेंचर्स को इशू कर दिया। अब इन डिबेंचर्स पे मैंने फिक्स चार्ज लगाया हुआ है, यानी कि मेरी प्लांट एंड मशीनरी 5 सालों तक के लिए इनके लिए सिक्योर्ड है। इन केस मैं इन्हें रीपे नहीं करूंगी तो मैं अपनी प्लांट एंड मशीनरी को सेल करके इन्हें रीपे करूंगी।
लेकिन अगर मैंने इन्हें फ्लोटिंग चार्ज के साथ किया हुआ है कि फ्लोटिंग चार्ज में मेरा स्टॉक है, अब पहले साल में मेरी का जो सिक्योरिटी है वो कुछ और रही होगी, सेकेंड ईयर में मेरा स्टॉक कुछ और आ जाएगा, तो सिक्योरिटी इनके लिए जो मैंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है वो कुछ और हो जाएगी। यानी फिक्स चार्ज आपका फिक्स रहता है थ्रू आउट द रिडेम्पशन ऑफ द सिक्योरिटीज, लेकिन फ्लोटिंग चार्ज ईयर टू ईयर चेंज होता है। फ्लोटिंग चार्ज यानी जब आपने सिक्योरिटी के तौर पे करंट एसेट्स को प्रोवाइड किया हुआ है, फॉर एग्जांपल बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस, याद रखना है आपको अपने चार्जेस को, जिस भी चीज को आपने एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया हुआ है अपने डिबेंचर होल्डर्स को, उसे आपने रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर भी कराना पड़ता है। Securing any issue of debenture, uncalled share capital of the company, any immovable property which has been provided as a charge या फिर as a security। सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, मैंने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में भी आपको पढ़ाया हुआ है अंडर यूनिट 2। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ सैटिस्फैक्शन, जब company on payment or satisfaction of any charge in full, the company must notify the fact to the registrar of company within 30 days from the date of such payment। मान लीजिए कंपनी अपने चार्जेस से के थ्रू अपने डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देती है। फॉर एग्जांपल डिबेंचर को पे करना था 50,000, कंपनी ने अपने प्लांट एंड मशीनरीज को सेल किया और पे कर दिया, तो जब पेमेंट हो जाता है उसके बाद कंपनी ने इस बात को आरओसी के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एसेट्स भी आरओसी के साथ ही रजिस्टर्ड थे। ठीक है, द आरओसी शैल ऑन रिसिप्ट thereof shall record the same after send due notices to the concerned creditor, and on receipt of being satisfied the creditor may issue NOC to the satisfaction shall register of the charge, a memorandum of satisfaction shall be entered into the ROC। याद रखना है जब आपने अपने चार्जेस के थ्रू पे कर दिया, यानी आपने सिक्योरिटीज को यूज करते हुए अपने डिबेंचर होल्डर्स को, बोरोवर्स जो आपके बोरोवर्स हैं उन्हें पे बैक कर दिया, तो इस बात को आपने आरओसी के साथ रजिस्टर कराना है विद इन 30 days ऑफ दैट। ठीक है, with this we have ended the unit 4 of the company law, unit 3 of company law has been completed over here। Under this we have discussed the 4 chapters that were your membership, your company management directors, your company meetings and membership क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे द लास्ट एंड द फाइनल यूनिट ऑफ द कंपनी लॉ यानी यूनिट 4। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी, मोस्ट वेलकम है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू कमेंट सेक्शन। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो।